पढ़ेंगे लॉरेंज बल एवं वेग वर्णनकर्ता, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है साइक्लोट्रॉन। देखिए लॉरेंज बल और वेग वर्णनकर्ता, इसका मीनिंग क्या है, का मीनिंग क्या है? जब भी किसी आवेश पर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। जब भी कोई आवेश किसी ऐसे स्थान पर गति करता है या किसी ऐसी जगह पर गति करता है जहां पर उस पर विद्युत क्षेत्र भी कार्य कर रहा हो और चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य कर रहा हो, तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल कार्य करता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल कार्य करता है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पहले भी इस बल को कहा है एफ ई बराबर आवेश Q इंटू विद्युत क्षेत्र E, क्यू ई, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो हमने 2-3 दिन पहले भी निकाला था, कई क्लासों में हमने निकाला है, एफ एम बराबर इंटू आवेश का वेग V क्रॉस B। लॉरेंज ने यह बताया कि किसी भी आवेश पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला कुल बल है वो इन दोनों ही बलों के योग के बराबर होता है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब भी कोई आवेश गति कर रहा है या स्थिर अवस्था में, तो इस पर जो विद्युत बल है वो खुद ये आवेश नहीं लगा सकता है। इस पर विद्युत बल ये खुद नहीं लगा सकता। इस पर विद्युत बल कोई दूसरा आवेश या आवेशों का समूह या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली कोई भी स्रोत है वो लगाएगा। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से बात को समझना, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस पर कोई विद्युत बल कार्य कर रहा है, दैट मीन्स इसके आसपास में, इस आवेश के आसपास में जिस पर विद्युत बल कार्य कर रहा है उसके आसपास में कोई ना कोई एक और आवेश या एक से अधिक आवेशों का समूह विद्यमान है। लेकिन आपको यह कहा हुआ है कि भाई ये आवेश जो है वो गति कर रहा है, इसके अलावा और कोई आवेश नहीं है, या और कोई आवेश के बारे में नहीं कहा हुआ है, या विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं कहा हुआ है। तो ये मत समझ लेना कि ये आवेश खुद ही अपने ऊपर बल लगा लेगा, नहीं। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो कर सकता है, लेकिन कोई भी आवेश का विद्युत क्षेत्र उस स्वयं आवेश पर कोई बल नहीं लगा सकता है। यानी ये जो विद्युत क्षेत्र E है वो द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र के को नहीं कहा गया, ये किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न किया गया, ठीक है। तो अगर कोई अन्य आवेश या आवेशों का समूह विद्यमान है तो वो इस आवेश पर विद्युत बल लगाएगा जिसका मान होगा Q इंटू ई, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस आवेश पर आएगा, उसको हम कहेंगे Q V क्रॉस B। यहां पर भी मैं आपको एक बात खास क्लियरली बता देता हूं कि जब कोई भी आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो वो आवेश खुद एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी वो खुद एक चुंबक की तरह कार्य करता है। लेकिन इस आवेश का खुद का, जैसे विद्युत क्षेत्र इस पर कोई बल नहीं लगा सकता है, वैसे ही इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र भी इस पर कोई बल आरोपित नहीं कर सकता है। यानी ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसी अन्य स्रोत द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वो स्रोत एक भी हो सकता है, वो स्रोत एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। लॉरेंज के अनुसार इस आवेश पर लगने वाला कुल बल इन सभी बलों के, इन दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इस आवेश पर लगने वाला बल अगर मैं निकालूं F, तो उसका जो मान होगा वो होगा एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है, एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है। F बराबर एफ ई प्लस एफ एम। अब अगर मैं इस F का मान, इस एफ ई का मान रखूं तो एफ ई का मान है Q इंटू ई, और एफ एम का मान रखूं तो एफ एम का मान है Q V क्रॉस B। आप देख सकते हैं दोनों में से Q कॉमन आ रहा है, Q कॉमन ले लिया, क्या बचा E प्लस V क्रॉस B, E प्लस V क्रॉस B, ये हो गया F। देखिए किसी भी वस्तु पर, किसी भी आवेश पर, किसी भी द्रव्यमान पर, किसी भी चीज पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग M इंटू ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? M इंटू ए के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q E प्लस
v क्रॉस b हमारे पास में आया है, इसका जो मान है वो m इंटू ए के बराबर होगा, यानी ये f जो है वो m इंटू ए के बराबर होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों बलों के प्रभाव में आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, हम सारे आवेशों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम उस आवेश की बात कर रहे हैं जो एक समान वेग से गति कर रहा है, कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है, जिसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर मैं उस आवेश की बात करूं तो मैं कहूंगा कि उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस आवेश का जो त्वरण है a, उसका मान 0 होना चाहिए। केवल उस आवेश की बात कर रहा हूं जो कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है, सारे आवेशों की बात नहीं कर रहा। अगर उसका त्वरण 0 हुआ तो m इंटू ए का मान भी 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे q e प्लस v क्रॉस b का जो कुल मान है वो हमारे पास में आ जाएगा 0। अब देखो ये जो q है और जो ब्रैकेट में राशि है उसको मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूं, बराबर 0। जब दो राशियों का गुणा 0 हो, ठीक है, एक तो q हो गया और दूसरा हो गया ब्रैकेट वाली राशि, यानी कि a, थोड़ी सी देर के लिए मन में मैंने a मान लिया है, इन दोनों का गुणा 0 है। तो ऐसा केवल तभी संभव है जब या तो ये पहली राशि q 0 हो, या ये दूसरी ब्रैकेट वाली जो राशि है ये 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो। आवेश तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब आवेश ही 0 हो जाएगा तो हम किस पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं, किसके वेग की बात कर रहे हैं? जिस वस्तु के वेग और जिस पर लगने वाले बल की बात हम कर रहे हैं वो वस्तु ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इतनी सारी बातें हमने पहले की है उसका कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आवेश का मान तो 0 नहीं है, यानी Q तो 0 नहीं है। अब अगर Q 0 नहीं है तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई राशि है, यानी कि E प्लस V क्रॉस B, इसका मान 0 है। ठीक है, इसका मान 0 है। E प्लस V क्रॉस B का मान 0 है। अब अगर मैं यहां पर एक कंडीशन लगाऊं कि मान लीजिए कि इस स्थिति में, जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, उस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है E, वो तो है मान लीजिए कि J दिशा में, यानी कि Y दिशा में, Y अक्ष के अनुदिश है EJ, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है B, वो है Z दिशा में B के, और जो आवेश है वो X दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, यानी कि वेग V बराबर हो गया VI। इस पूरी बात का एक ही मतलब है कि आवेश की गति की दिशा विद्युत और चुंबकीय दोनों ही क्षेत्रों के लंबवत है, और विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र भी एक दूसरे के लंबवत है। अब इनमें से आप किसी को भी X दिशा में मानो, किसी को भी Y दिशा में मानो, किसी को भी Z दिशा में मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर ऐसा हो कि आवेश की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के लंबवत हो, तो क्या होगा? तो हम यहां पर रख देते, E की जगह तो रख दिया हमने EJ, ठीक है, प्लस V की जगह हमने रख दिया VI, और B की जगह रख दिया BK, ठीक है, बराबर 0। अब बच्चों आप सबने पहले भी पढ़ा था ये 11वीं क्लास में भी, और उसके बाद में भी कभी पढ़ा होगा, यानी कि इस क्लास में भी, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि I क्रॉस J का जो I क्रॉस K का जो मान होता है वो माइनस के J के बराबर होता है। तो अगर मैं V क्रॉस B को गुणा करूंगा, यानी I क्रॉस K को गुणा करूंगा, तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस का J, ठीक है। ये मान हम रख देते हैं, ये मान हम रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा EJ प्लस V इंटू बी VB, और I क्रॉस K का मान हो गया माइनस का J, ठीक है, बराबर 0। अगर मैं इस VBJ को दूसरी तरफ ले जाऊं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा EJ बराबर VB
प्लस का जे, माइनस के जे दूसरी तरफ जाकर प्लस जे हो गया। कोई भी सदिश राशि केवल और केवल तब दूसरी सदिश राशि के बराबर हो सकती है जब दोनों की दिशाएं एक जैसी हो और दोनों का परिमाण एक जैसा हो। तो दिशाएं तो एक जैसी हैं, जे है दोनों तरफ, इसका मतलब परिमाण भी बराबर होना चाहिए, यानी कि जो ई है उसका मान v इंटू बी के बराबर होना चाहिए। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो v है उसका मान e अपॉन बी के बराबर होना चाहिए, e अपॉन बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे आवेशित कण जिनके वेग का मान v बराबर e अपॉन बी होगा। देखो अब मैं ध्यान से समझना, मैं सीधे से उल्टा चलूंगा। पहले मैंने क्या कहा कि यदि आवेश का वेग कांस्टेंट हो तभी हमारे पास में त्वरण का मान 0 आया था, वेग का मान कांस्टेंट हो। फिर हमने कहा कि इसकी दिशा कांस्टेंट हो, यानी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो। जब किसी आवेश के वेग के मान और दिशा दोनों में ही परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे कह सकते हैं ऐसा आवेश जो कांस्टेंट वेग से अचर वेग से बिना दिशा में परिवर्तन किए, बिना विचलित हुए, बिना विक्षेपित हुए गति करने वाला आवेश। अगर ऐसा आवेश हमारे पास में है जिसका वेग कांस्टेंट है, जिसका वेग की दिशा नहीं बदल रही है, जिसके वेग की दिशा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, वो अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में हैं में गति करता है तो उसके वेग का मान v बराबर e अपॉन बी आता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, शुरुआत से बोल रहा हूं मैं। शुरुआत में हमने क्या माना कि वेग कांस्टेंट है, फिर हमने कहा कि वेग की दिशा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, फिर हमने कहा कि वेग की दिशा लंबवत है, मतलब हमेशा लंबवत ही रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, यानी वेग की दिशा नहीं बदल रही है। और ये आवेश जो है वो ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है जो क्षेत्र एक दूसरे, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, तब इस आवेश के वेग का जो मान है वो होगा E अपॉन बी। ये E अपॉन बी वेग वाला जो आवेश है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब इसको उल्टा चलते हैं। हमने क्या कहा कि यदि आवेश कांस्टेंट वेग से बिना दिशा में परिवर्तन किए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो उसका वेग v बराबर e अपॉन बी होता है। अब मैं इसको उल्टा कह सकता हूं कि वो आवेश जिसका वेग v बराबर e अपॉन बी होता है, पहले हमने क्या कहा था, पहले हमने कहा कि कांस्टेंट वेग वाला विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाले आवेश का वेग v अपॉन बी होता है। अब मैं इसका उल्टा कह रहा हूं, जिस आवेश का वेग v बराबर e अपॉन बी होता है वो आवेश कांस्टेंट वेग से बिना दिशा में परिवर्तन किए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित किए गतिशील रहता है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे आवेश जिनका वेग v बराबर e अपॉन बी होता है, यदि हम उन्हें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो बिना विचलित हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। यानी कि अब ध्यान से समझना मेरी बात को बच्चों, मेरी बात अगर नहीं समझ में आए तो वापस बोल देना। मैंने कहा कि वो आवेश जिसका वेग कांस्टेंट है, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गतिशील है, वो एक दूसरे के लंबवत कार्यरत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए गति कर रहा है, तो समझ लेना कि उसका वेग v बराबर e अपॉन बी है। अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि जिसका वेग v बराबर e अपॉन बी है वो इस एक दूसरे के लंबवत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए गति करेगा, कांस्टेंट वेग से गति करेगा,
मान लीजिए कि आपके पास में 50 उन 50 तरह के आवेशों में से आपको ऐसा ऐसा आवेश छांटना है जिसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है सपोज। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करो जो एक दूसरे के लंबवत हो। नंबर एक बात, आवेशों की गति की दिशा के लंबवत हो। नंबर दो बात, और तीसरी बात कि इस विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाए। अगर E अपॉन बी का जो मान है वो 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया तो हम कहेंगे ये वाला जो आवेश है जिसका मान E अपॉन बी आ रहा है वो आवेश बिना विचलित हुए निकल जाएगा, और जिसका भी मान इससे ज्यादा या कम आ रहा है उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे, यानी कि वो इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए नहीं निकल सकता है। तो बहुत सारे आवेशों में से एक विशिष्ट वेग का आवेश अगर आपको छांटना हो तो एक दूसरे के लंबवत कुछ निश्चित मान के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दीजिए। वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो हैं वो उस निश्चित मान के आवेश या उस निश्चित वेग वाले आवेश को पृथक कर देंगे। ये जो बहुत सारे आवेशों में से एक निश्चित वेग वाले आवेश को अलग करने की प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं वेग वर्णकर्ता। इसे हम क्या कहते हैं, वेग वर्णकर्ता। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई आवेश है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आवेश पर एक विद्युत बल कार्य करेगा जिसे हम कहेंगे एफ ई बराबर क्यू इंटू ई, और एक चुंबकीय बल कार्य करेगा जिसे हम कहेंगे एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर मैं आवेश पर कुल बल निकालना चाहूं तो हम कहेंगे कुल बल F का जो मान होगा वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले विद्युत और चुंबकीय बलों के योग के बराबर होगा। इनके मान रख देते हैं, तो F E का मान Q इंटू ई और F M का मान Q V क्रॉस बी हमने रख दिया। दोनों में से Q कॉमन आ गया तो F बराबर हो गया Q E प्लस V क्रॉस बी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो बल आया है हमारे पास में F, इसी को हम कहते हैं लॉरेंज बल। यानी किसी आवेश पर लगने वाले विद्युत और चुंबकीय बलों का जो योग होता है वो लॉरेंज बल कहलाता है। अब अगर मान लो किसी आवेश पर विद्युत बल कार्य नहीं कर रहा है तो केवल चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल कहलाएगा, और अगर चुंबकीय बल कार्य नहीं कर रहा है तो केवल विद्युत बल ही लॉरेंज बल हो जाएगा। ठीक है, तो जो विद्युत और चुंबकीय बल का कुल योग है उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। वास्तविक रूप से तो जो विद्युत और चुंबकीय बल का कुल योग है उसी को लॉरेंज बल कहना चाहिए, अकेले अकेले को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर एक अनुपस्थित है तो दूसरे को हम लॉरेंज बल की तरह मान सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात हमने ये देखी कि यदि विभिन्न वेग से गतिशील आवेशित कण कहीं पर गति कर रहे हैं और उनमें से हमें विशिष्ट वेग वाले आवेशित कणों को अलग निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लंबवत चुंबकीय विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें और आवेश को इन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील कराएं। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो V का जो मान है और जो E का जो मान है और जो B का जो मान है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। इसलिए हमने V का मान VI मान लिया है, E का मान EJ मान लिया और B का मान BK, यानी एक को X दिशा में, एक को Y दिशा में और एक को J दिशा में। अगर हम इन सब का मान रख दें F बराबर QEJ प्लस VI प्लस BK, तो I क्रॉस K का जो मान होता है वो माइनस J होता है। आपके पास में आ जाएगा F बराबर QEJ माइनस V इंटू B बराबर VB, और I क्रॉस K बराबर माइनस का J, तो ये माइनस आ गया हमारे पास में। इन दोनों में से J को कॉमन लिया जा सकता है, F बराबर QE माइनस VBJ। अगर कुल बल शून्य है, और कुल बल किस पर शून्य होगा, ऐसा आवेश जिसका वेग कांस्टेंट हो, जिसका भी वेग कांस्टेंट होगा उस पर कुल बल F का मान शून्य होगा। तो कांस्टेंट वेग से चलने वाले आवेश के लिए हम कहेंगे कि F बराबर 0 आ जाएगी, यानी कि QE माइनस VB इंटू J बराबर 0 होगा। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब Q या तो Q का मान 0 हो या J का मान 0 हो या E माइनस VB का मान 0 हो। तो हम कहेंगे ना तो Q का मान 0 हो सकता है
और जे का मान भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जे तो दिशा है, दिशा कभी 0 नहीं होती है, तो ई माइनस वीबी का मान ही 0 हो सकता है। क्यू का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस आवेश पर बल की हम बात करें वो आवेश ही 0 हो जाएगा, तो फिर बल किस पर निकालेंगे? तो ई माइनस वीबी का मान 0 होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब ई बराबर वीबी हो, यानी वी बराबर हो ई अपॉन बी, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो आवेश जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा और जिसका वेग ई बटा बी के बराबर होगा, वो बिना विक्षेपित हुए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आगे निकल जाता है। ऐसे क्रॉसित, ये जो एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं इनको हम कहते हैं क्रॉसित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे आवेश जो सीधे निकल रहे हैं बिना विचलित हुए, उनको इन आवेशों में से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, हाँ बच्चों, कुछ बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। कितने लोगों को, सबको ही आ रही है कि कुछ एक को ही आ रही है? कोई ऐसा है? नहीं सर, नहीं आ रही सर, क्लियर आ रही है। ये एक आध ही होंगे बेटा, ये जो जिनके वॉइस प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पर यानी छत पर या ऊपर वाले कमरे में बैठो तो नहीं होगी, और होगी भी तो कोई एक आध मिनट के लिए, एक आध सेकंड के लिए होगी, वापस ठीक हो। नेटवर्क है ये तो कभी अच्छा आ जाता है कभी खराब हो जाता है, तो कुछ बच्चों के आ रही है, कुछ के नहीं आ रही है। अब इसका मैं कोई उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो फुल नेटवर्क एरिया में बैठा हुआ हूँ जहां पर प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है। अब आपके वहां अगर नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए बताइए। खैर आगे बढ़ते हैं हम। नया जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है वो, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था कि जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में, ध्यान सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति का जो पथ होता है वो वृत्ताकार। इस सिद्धांत को, और जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल कार्य करता है जिससे इसके परिवर्तन हो सकता है, इन दोनों सिद्धांतों को सम्मानित किए हुए। सबसे पहली बात तो इसको साइक्लोट्रॉन क्यों नाम दिया गया है? साइक्लोट्रॉन का जो उपयोग है वो आवेशित, और इसमें भी भारी धनावेशित कण जो है उनके वेग में वृद्धि करने के लिए, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, उनके वेग को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस युक्ति में जो आवेशित कण होता है वो साइकिल के रूप में गति करते हुए अपने वेग में वृद्धि करता है, इसलिए इसे साइक्लोट्रॉन इसे कहा जाता है। दूसरी बात है कि इस जो साइक्लोट्रॉन है, इस साइक्लोट्रॉन में हम केवल भारी आवेशित कणों के वेग में ही वृद्धि कर सकते हैं, हल्के आवेशित कणों के वेग में वृद्धि नहीं कर सकते। ये एक तरीके से इसका ड्रॉबैक भी है, क्यों नहीं कर सकते हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब भारी अगर धनावेशित कणों की मैं बात करूं तो भारी धनावेशित कणों में प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, एल्फा कण है, लिथियम का नाभिक है, ये भारी धनावेशित कणों में आते हैं। ये जो साइक्लोट्रॉन युक्ति है इसको बनाने वाले या हम कहें इसकी खोजकर्ता जो है वो मिस्टर लॉरेंज और लिविंगस्टोन थे। इसकी अगर मैं बनावट की बात करूं तो क्या होता है बच्चों, इसमें एक एन सिरा और एक एस सिरा, दो चुंबकीय ध्रुवों, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में धातु के दो डी रखे हुए होते हैं। डी आकृति की धातु के जो खोखले पात्र होते हैं, और इनकी आकृति डी होती है, इसलिए इनकी आकृति डी होती है, इसलिए इन्हें डीज कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? डीज। डीज का मतलब है दो डी, डीज कहा जाता है इन दोनों को। एक डीज को हम D1 कहेंगे, दूसरे को D2 कहेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो डीज हैं वो इस प्रकार से रखे हुए होते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इनके तल के लंबवत होता है। अब आप इमेजिन करो कि छत जो है वो एन ध्रुव की तरह काम कर रही है और जो फर्श है वो एस ध्रुव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, छत एन ध्रुव की तरह से वो एस ध्रुव की तरह काम कर रहा है, और आपके घरों में जो पलंग रखा हुआ है वो हवा में तैर रहा है। सपोज जो पलंग है वो हवा में तैर रहा है, वो डीज की तरह काम कर रहा है। ऐसे दो पलंग तैर रहे हैं हवा में जिनकी आकृति कैसी है? अर्धवृत्ताकार आकृति। इमेजिन करो दो अर्धवृत्ताकार आकृति। अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि ये जो अर्धवृत्ताकार आकृति है यानी डीज है, ये डीज
पृथ्वी तल के समानांतर, यानी इस एस के पृष्ठ, इस एस पृष्ठ और इस एन पृष्ठ के समानांतर होंगे। ये दिखने में ऐसे दिख रहे हैं लंबवत, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस फोन के लंबवत है, लेकिन एक्चुअल में फोन के लंबवत नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं छत को एन ध्रुव मानूं और फर्श को एस ध्रुव मानूं, तो हवा में तैरती हुई एक समतल सतह जो फर्श और छत दोनों के ही समानांतर हो, वो इस डीज की तरह वो, तो डीज जो है वो इन दोनों के समानांतर होते हैं। अब इन दोनों के समानांतर है, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दिशा कौन सी होती है तो हम सब जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, मैं थोड़ा सा इसको सही भी बना देता हूं, ये इस तरीके से है। देखने में शायद आपको ये लंबवत नहीं, लेकिन ये लंबवत है एक दूसरे के। ये जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की एन से एस की, और वो इसके पृष्ठ के, इस पृष्ठ के भी लंबवत होती है, ये अंदर से बाहर की ओर इस तरीके से लंबवत होती है। इन दोनों डीज को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अब प्रत्यावर्ती स्रोत क्या होता है? प्रत्यावर्ती स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है, मैं केवल अब प्रत्यावर्ती स्रोत बनाऊंगा यहां पर। तो ये मान लीजिए कि डीज है, ये डीज है, ठीक है, ये डीज है, और ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। ये क्रॉस से जो मैंने बनाया है, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ दिया। प्रत्यावर्ती स्रोत जो होता है वो एक ऐसा स्रोत होता है जिसमें वोल्टा और धारा का मान समय के सापेक्ष अपनी ध्रुवता बदलता है, यानी किसी एक निश्चित समय अंतराल तक ये एक दिशा में होता है और उसके बाद में उतने ही निश्चित समय अंतराल के लिए, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए कि 2 सेकंड के लिए ये D1 जो है, ये वाला जो, इसको मैं D1 कह देता हूं और इसको मैं कहता हूं D2। D1 धनात्मक है और D2 ऋणात्मक है, तो अगले 2 सेकंड के लिए D1 ऋणात्मक हो जाएगा और D2 धनात्मक हो जाएगा। ऐसा ही प्रक्रम लगातार चलता रहेगा। ये जो स्रोत है, ये प्रत्यावर्ती स्रोत अपनी ध्रुवता को बदलता रहता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात कि जो प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया गया है, प्रत्यावर्ती स्रोत का मतलब है विद्युत स्रोत, वो विद्युत स्रोत जो है उसकी वोल्टता है 10 की घात 4 वोल्ट लगभग, ठीक है, और जो आवृत्ति है वो है 10 की घात 6 हर्ट्ज लगभग। 10 की घात 6 हर्ट्ज का मतलब यह है कि इसका आवर्तकाल टी बराबर 1/10 की घात 6 है, यानी इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आवर्तकाल का मान हो जाएगा टी बराबर 10⁻⁻6 सेकंड। और अगर मैं इसके आधे चक्र की बात करूं, यानी अर्ध आवर्तकाल निकालूं, तो अर्ध आवर्तकाल का मान जो होगा वो लगभग हो जाएगा T/2, अर्ध आवर्तकाल T/2 बराबर 0.5 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 5 इंटू 10⁻⁻7, यानी इतने समय अंतराल में ही ये दोनों डीज जो हैं वो अपनी ध्रुवता को बदल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये तो हमारे पास में आ गया आवर्तकाल किसका, इस प्रत्यावर्ती स्रोत का। हमें पता चल गया कि इतने समय में ये डीज अपनी ध्रुवता को बदल लेंगे। 1 मिनट के लिए मान लो कि इसका मान 1 सेकंड है, सपोज कि 1 सेकंड में ये अपनी ध्रुवता को बदल लेते हैं, यानी किसी समय पर अगर D1 प्लस है और D2 माइनस है, तो 1 सेकंड बाद में जो D1 है वो माइनस हो जाएगा और D2 हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी तरीके से ऐसा कर दूं कि एक धनावेश को, मान लो प्रोटॉन को, इन दोनों डीज के बीच में ऐसे रखूं कि इसकी जो गति है, जब इसे D1 या D2 में से कोई भी एक आकर्षित और दूसरा प्रतिकर्षित करे, ठीक है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, इसको आप ऐसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए बच्चों, आप इमेजिन अगर कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक उदाहरण से इसको समझाऊंगा आपको। आप मुझे देख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों, ये छत आपको दिखाई दे रही है अभी, ये छत जो है ये मान लीजिए एन ध्रुव है, और ये जो फर्श आपको दिखाई दे रही है ये है एस ध्रुव, और इस छत और फर्श के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यूं नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है, ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है। एक डी जो है वो यहां पर इस तरीके से हवा में है, और दूसरा जो डी है
वो इसी के समानांतर हवा में है, बिल्कुल इस तरीके से। जैसे ये दो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी अभी मेरे हाथ में, ये जो दो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, आप देखिएगा, ये दो तस्वीरें आप देख सकते हो। ये दो तस्वीरें जो हैं वो दो डीज की तरह हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। अब अगर मान लीजिए कि इनमें से ये तस्वीर किसी समय पर प्लस है और जो दूसरी तस्वीर थी वो माइनस है, अगर मैं एक आवेश को यहां रख दूं, ठीक है, ये दोनों तस्वीरें हैं या ये दोनों डीज हैं, इनके बीच में यहां पर धनावेश है, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, ठीक है, आवेशित है, ये सतह ऋणावेशित है। अगर मैं यहां पर किसी आवेश को रख देता हूं जो धनावेशित आवेश है, तो किसी समय पर क्या होगा, जो ऋणावेशित सतह है यानी ये सतह, ये इस आवेश को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, और जो धनावेशित सतह वो क्या करेगी, इसे प्रतिकर्षित करेगी। यानी ये जो आवेश था जो इन दोनों सतह के ठीक बीच में है, वो एक सतह द्वारा आकर्षित किया जाएगा और दूसरी सतह द्वारा प्रतिकर्षित किया जाएगा। यानी इस सतह द्वारा आकर्षित और इस सतह द्वारा प्रतिकर्षित जो आवेश है वो कैसे गति करेगा, इस दिशा में, इस दिशा में गति कर रहा है। अब ये जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और जो आवेश की गति है वो कैसी है, इस ओर। जब आवेश की गति की दिशा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी तो आवेश की गति का जो पथ होगा वो कैसा बच्चों, वृत्ताकार। आवेश की गति का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो डीज है वो किस प्रकार से रखे हुए हैं और किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है इन पर। अब देखो आगे का मैकेनिज्म है ना, आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आगे का जो मैकेनिज्म है वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे अभी। ठीक है, अब अगर मैं देखो, ये तो मैंने समझा इसको किस तरीके से प्रैक्टिकली समझने का प्रयास किया है। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करना, ठीक है ना, क्योंकि ये इमेजिनरी पोजीशन भी हमारे सामने बनने वाली है। इमेजिन करना कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग इमेजिन करना है इसको। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कार्य कर रहा है इस ओर, यानी कि आपके मोबाइल के हिसाब से आपके मोबाइल के अंदर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। और ये डीज रखे हुए हैं, इस तरीके से रखे हुए हैं, ये दो डीज रखे हुए हैं। इन दोनों डीज में से किसी समय पर ये डीज D1 और ये डीज D2 में से D1 तो है प्लस आवेशित और D2 है माइनस आवेशित। यहां पर ये धनावेश रखा हुआ है। अब धनावेश क्या होगा, माइनस वाला जो D2 है, दूसरा डीज है, D2 का मतलब दूसरा डीज जो ऋणात्मक आवेशित है उससे आकर्षित होगा, और जब आकर्षित होगा तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लेफ्ट टू राइट गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से अंदर की ओर है, आवेश की गति की दिशा लेफ्ट टू राइट है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है इसलिए आवेश की गति का पथ कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए। नंबर एक बात, ठीक है। दूसरी बात, हम सब ने देखा था कि जब भी आवेश वृत्ताकार पथ में गति करता है तो जो इसका आवर्तकाल होता है T, वो होता है 2πm/qb। ये हमने निकाला था, आवर्तकाल का मान हमने निकाला था 2πm/qb। कैसे निकाला था हमने, तो हमने कहा था भाई आवर्तकाल T बराबर होता है दूरी 2πr/v। 2πr में से 2π और r का जो मान है वो होता है हम सब जानते हैं mv/qb, ठीक है। और नीचे हमारे पास में था v, तो v से v कट गया था तो 2πm/qb आया था। अब अगर इस फॉर्मूले में मान लीजिए मैंने प्रोटॉन काम में लिया है सपोज, ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन के आवेश का मान रखूं, द्रव्यमान का मान रखूं, पाई का मान रखूं और 2 का मान रखूं और चुंबकीय क्षेत्र का मान रखूं, तो मेरे पास में आवर्तकाल का मान आ जाएगा। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से वृद्धि या कमी करूं
कि इस आवर्तकाल का मान मेरे पास में 2 सेकंड आ जावे, सपोज कितने सेकंड आ जावे, 2 सेकंड मान लो, तो आधे आवर्तकाल का मान कितना होगा, 1 सेकंड, यानी इसे आधा चक्कर लगाने में 1 सेकंड का समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना कि हम यदि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से आरोपित करें कि आवेश के वृत्ताकार पथ का आवर्तकाल, ये जो हमने इस पर एक प्रत्यावर्ती स्रोत आरोपित किया है, प्रत्यावर्ती जो वोल्टता आरोपित की है, उसके आवर्तकाल के बराबर हो, तो क्या होगा, अगर इन दोनों का आवर्तकाल बराबर हो, इस प्रत्यावर्ती स्रोत की विद्युत धारा और वोल्टता का आवर्तकाल यानी आवृत्ति, आवर्तकाल बराबर होगा तो आवृत्ति भी बराबर आ जाएगी। अगर इस प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति और इस वृत्ताकार पथ में गति करते हुए आवेश की आवृत्ति अगर बराबर हो, जो कि हम कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी या वृद्धि करके, अगर बराबर हो तो क्या होगा, जितनी देर में ये आवेश आधा चक्कर लगाएगा उतनी ही देर में ये D1 प्लस से माइनस हो जाएगा और D2 माइनस से प्लस हो जाएगा। जितनी देर में ये दूसरा आधा चक्कर लगाएगा उतनी ही देर में इसकी ध्रुवता भी बदल जाएगी। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना है आपको। अगर ऐसा हो जाए तो हम ये मान रहे कि किसी समय पर ये D1 प्लस आवेशित है और D2 जो है वो माइनस आवेशित है। ये धनावेश हमने रख दिया, धनावेश क्या होगा, इस प्लस इस माइनस वाला जो D2 है, जो दूसरा D है, उससे आकर्षित होगा, आकर्षित होगा यानी कि इस पर बल लगेगा, और बल लगेगा तो बल जब भी लगता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि इस आवेश में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होने का मतलब इसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ा और आवेश कहां चला गया, यहां चला गया, इस डीज के अंदर चला गया। अब जब तक आवेश डीज के बाहर था तब तक आवेश किसी समय पर मान लीजिए इस D2 से कुछ दूरी पर रखा हुआ है, जैसे जैसे ये इसके पास आएगा इस D2 और D1 के विद्युत क्षेत्र में जो इस आवेश पर लागू हो रहा है परिवर्तन होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ में परिवर्तित होता है, परिवर्तन होगा और ये आवेश तेजी से इसके पास चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आवेश इस खोखले पात्र D2 में प्रवेश कर जाएगा, तो हम सब जानते हैं किसी भी खोखले पात्र में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, यानी अब विद्युत क्षेत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की वजह से तो ये सीधी रेखा में गति कर रहा था और D1 के D2 के अंदर चला गया गति करते हुए, लेकिन खोखले पात्र में पहुंचने पर विद्युत क्षेत्र का और केवल चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव रहा, और उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यह आवेश वृत्ताकार पथ में गति करते हुए यहां आया। जैसे ही इसने अपना आधा चक्कर पूरा किया, तुरंत वैसे ही जो D1 और D2 है उनकी ध्रुवता बदल जाती है। उनकी ध्रुवता क्यों, जो प्रत्यावर्ती स्रोत काम में लिया उसकी आवृत्ति इस प्रकार से रखी, जितनी देरी में ये आधा चक्कर लगाए उतनी देरी में इनकी ध्रुवताएं बदल जाएं। ये हमारे हाथ में, हम ऐसा कर, तो ये अब माइनस हो जाएगा D1 और D2 हो जाएगा प्लस। जैसे D1 माइनस हुआ ये आवेश क्या होगा, इस D1 की ओर घूम जाएगा, D1 की ओर आकर्षित होगा, की ओर आकर्षित हुआ तब D1 की ओर आकर्षित होगा। जब ये आकर्षित होगा तो इस पर बल लगेगा, बल लगेगा तो फिर से इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो फिर से इसके वेग में वृद्धि होगी। और जैसे ही ये D1 के अंदर प्रवेश करेगा तो D1 के अंदर प्रवेश करने पर फिर से इस पर जो विद्युत क्षेत्र उसका मान 0 हो जाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वृत्ताकार पथ में गति करने लगेगा। जैसे ही आधा चक्कर पूरा करके बाहर आएगा, बाहर आने पर जो D1 ऋणात्मक था वो धनात्मक हो जाएगा और जो D2 धनात्मक था वो अब ऋणात्मक हो जाएगा, और अब ये आवेश जो है वो D2 की ओर आकर्षित होगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और इस आवेश का वेग भी बढ़ता रहेगा। हमने पढ़ा था कि अगर आवेश का वेग बढ़ता है तो आवेश के वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है R,
जिसका मान होता है mv/qb, उसका मान भी बढ़ता चला जाता है। यानी कि इस डीज के अंदर वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो भी लगातार बढ़ती रहेगी और ये जो आवेश है वो वृत्ताकार पथ में इस डीज के अंदर गति करता रहेगा, बिल्कुल इस चित्र की तरह। अब देखो यहां पर मैंने अभी ये जो इसके वृत्ताकार पथ की गति बताई है, उसमें फ्लेमिंग का नियम या ये नियम दूसरे कोई भी नियम लेकर के और जो गति की दिशा होनी चाहिए वो हमने निर्धारित नहीं की, हमने के रूप में लिया है कि भाई ये इस तरीके से गति करेगा। लेकिन इसकी गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए अंदर की ओर है और आवेश शुरुआत में इस ओर आकर्षित होता है, तो हम सब जानते हैं कि अपनी चारों उंगलियों को अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बाएं हाथ की जो पहली उंगली यानी तर्जनी उंगली उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखूं और जो मध्यमा उंगली है उसे अगर हम गति की दिशा में रखें तो अंगूठा जो बल की दिशा को बताता है। यानी कि अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र को अंदर की तरफ मानूं और आवेश की गति प्रारंभ में इस ओर है तो इसका वृत्ताकार पथ जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है या प्रारंभ में इसकी गति राइट टू लेफ्ट है तो इसके जो गति का वृत्ताकार पथ होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, गति का वृत्ताकार पथ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा और आवेश की गति की दिशा पर निर्भर करेगा। खैर हम उस पर नहीं फंस रहे, हम तो केवल बात ये कर रहे हैं कि जो आवेश है वृत्ताकार पथ में गति करने लगेगा और एक चक्र में दो बार, एक बार D1 के द्वारा और एक बार के द्वारा आकर्षित हो जाने के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा उससे इस आवेश के वेग में वृद्धि होती रहेगी। जब इस आवेश के वेग के मान में इतनी वृद्धि हो जाए कि इसकी गतिज ऊर्जा का मान हमारे द्वारा चाही गई ऊर्जा के बराबर हो जाए, तब इस आवेश को लक्ष्य प्रक्षेपित यानी भेज दिया जाता है। उसको भेजने के तरीके अलग अलग है, उस तरीके पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी आवेश के वेग जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हम वृद्धि कर सकते हैं, नंबर एक बात। और फिर उस अधिक वेग के आवेश को उपयोग में लिया जा सकता है। कहां उपयोग में लिया जाता है वो एक अलग बात है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इस पूरी प्रक्रिया को। अगर मैं साइक्लोट्रॉन की बनावट की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो साइक्लोट्रॉन है उस साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली ध्रुव होते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। ये एक ध्रुव है, ये दूसरा ध्रुव है, दोनों है। डीज मेटल के होते हैं बेटा। ये प्रश्न आया आशुतोष सेन का कि जो डीज है वो किसके होते हैं, तो डीज जो है वो मेटल के होते हैं। ठीक है ना। मैग्नेट का तो ये ध्रुव होते हैं, एन और एस ध्रुव जो है ना वो मैग्नेट के होते हैं। हम अपनी बात पर आ रहे हैं। तो ये जो चुंबक हैं, शक्तिशाली चुंबक हैं, ये एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए। इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में अर्धवृत्ताकार खोखले धातु के दो पात्र होते हैं जिनकी आकृति अंग्रेजी के डी अक्षर के समान होती है, इसलिए इन्हें डीज कहते हैं। इन डीज D1 और D2 को उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत 10⁶ हर्ट्ज आवृत्ति और 10⁴ वोल्ट, जिसकी वोल्टता हो लगभग, एग्जैक्टली नहीं लगभग, से संयोजित किया हुआ होता है। अब ये एक खास बात ध्यान रखनी है हमें कि जो आवृत्ति स्रोत है उसकी आवृत्ति हमें इस प्रकार से रखनी है कि जो आवेश के वृत्ताकार पथ की आवृत्ति है और जो इस स्रोत की आवृत्ति वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तभी, ऐसा होने पर ही आवेश के अर्ध होने पर D1 और D2 की ध्रुवता बदल सकेगी और जब तक D1 और D2 की ध्रुवता तब तक ये आवेश को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये कि किसी भी समय पर साइक्लोट्रॉन में जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के लंबवत है, तो हम जानते ही हैं। और जब भी आवेश, अब यहां पर आप इसको ध्यान से देखोगे तो विद्युत क्षेत्र तो क्या कर रहा है, ये D1 और D2 के बीच में जो आवेश था उसमें विद्युत क्षेत्र तो इसे तेजी से आकर्षित कर रहा है, इसके वेग को बढ़ा रहा है, यानी इसकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, तो विद्युत क्षेत्र तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि करता है और चुंबकीय क्षेत्र पथ प्रदान करता है। इसका फायदा क्या है, अगर ये वृत्ताकार पथ प्रदान करेगा तो एक छोटे से क्षेत्र में ही गति करके अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, और अगर ये सीधा चलता रहता तो ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे ज्यादा दूरी तक चलना पड़ता। ठीक है,
खैर हम आगे बढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन में जो दोनों डीज होते हैं उनको एक रेडियो आवृत्ति स्रोत से हम जोड़ देते हैं, रेडियो आवृत्ति स्रोत यानी कि एक एसी स्रोत से हम जोड़ देते हैं, और इस प्रकार से हमने जोड़ दिया है कि दोनों डीज के मध्य धनावेशित कण को जब हम रखें तो धनावेशित कण के घूमने की जो आवृत्ति है और जो प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति है वो बराबर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अनिवार्य शर्त है। कई बार प्रश्न आता है कि साइक्लोट्रॉन में आवेश की गति के लिए अनिवार्य शर्त लिखिए, तो हम क्या कहेंगे अनिवार्य शर्त क्या है? धनावेशित कण के अर्धचक्र पूर्ण करने में लगा समय और जो दोनों डीज की ध्रुवता बदलने में लगा समय वो बराबर होना चाहिए, यानी कि धनावेशित कण की आवृत्ति और प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति समान होनी चाहिए। अब किसी भी समय पर मान लीजिए कि जो धनावेश है वो डीज के मध्य रखा हुआ है, डी1 जो है वो डीज डी1 जो है वो धनावेशित है और डीज डी2 जो है वो ऋणावेशित है। डीज डी1 धनावेशित है और डीज डी2 ऋणावेशित है, इसलिए जो धनावेशित कण है वो D1 D2 की ओर आकर्षित होगा क्योंकि D2 ऋणावेशित है, और जैसे ये D2 में जाएगा अर्धवृत्ताकार पथ में चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये गति करने लगेगा, और जैसे ही ये गति करते हुए वापस दोनों डीज के बीच में आता है, ठीक उसी समय पर D1 की जो ध्रुवता है वो तो ऋणात्मक हो जाती है और D2 की जो ध्रुवता है वो धनात्मक हो जाती है। अब ये जो आवेश है जो पहले D2 से आकर्षित था और इसमें ये D2 से आकर्षित हुआ था और ये वृत्ताकार पथ में गति करते हुए अर्धचक्र लगाते वापस बीच में आया, अब ये D1 से आकर्षित होता है और ये फिर से इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। आकर्षित होने का मतलब है बल लगना, बल लगने का मतलब त्वरण उत्पन्न होना, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन यानी वेग में वृद्धि, यानी इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और ये अब अधिक त्रिज्या के पथ में गति करने लगता है, और फिर से जैसे अर्धचक्र पूरा होता है फिर से D1 धनात्मक और D2 ऋणात्मक हो जाता है, अब ये D2 की ओर आकर्षित होता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि इस आवेश की ऊर्जा हमारे द्वारा चाही गई इच्छित ऊर्जा के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये हमने सीखा। अब एक बात मैंने यहां पर और खास बात आपको कही थी कि डीज कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, और इनको खोखला रखने का कारण क्या है कि जैसे ही आवेश मध्य भाग से डीज में प्रवेश करे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाए और आवेश वृत्ताकार पथ में गति करते हुए वापस डीज, अगर ये विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हुआ तो विद्युत बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण तो ये वृत्ताकार पथ में गति करेगा और विद्युत बल के कारण ये रैखिक पथ में गति करेगा, यानी आवेश की गति कुंडलिनी हो जाएगी और ये जो है वो घूम करके वापस दोनों डीज के मध्य में नहीं आ पाएगा। तो दोनों डीज के मध्य में आ सके इसके लिए जरूरी है कि कुछ देर के लिए इस पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाना चाहिए, और विद्युत क्षेत्र का मान शून्य या तो बार बार आप स्रोत को बंद करो जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और या फिर ऐसा करो कि इसे ऐसी जगह ले जाओ जहां विद्युत क्षेत्र का काम ही नहीं करता हो, और हम सब जानते हैं किसी भी खोखले चालक में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बार बार दोनों डीज के मध्य आकर्षण के कारण एक चक्र में, एक पूरे चक्र में दो बार, जब ये एक चक्र गति करता है तो एक चक्र में कितने बार? दो बार, एक बार एक डीज के आकर्षण के कारण और दूसरी बार दूसरे डीज के आकर्षण के कारण, दो बार ऊर्जा में वृद्धि होती है, दो बार ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब ये ऊर्जा में वृद्धि कौन करता है? तो ये ऊर्जा में वृद्धि करते हैं कि स्रोत, और किसी भी स्रोत, किसी भी आवेश पर किसी भी स्रोत कार्य ही उसकी ऊर्जा रूप में संचित होता है। हम सब जानते हैं कि डीज D1 और D2 जो कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है का अर्थ होता है एक उच्च विभव पर है और एक निम्न विभव पर है, यानी इनके मध्य विभवांतर है। जब भी किसी विभवांतर वाले क्षेत्र में कोई आवेश गति करे तो उस पर किया गया कार्य W बराबर होता है Q इंटू V, और चूंकि एक चक्र में दो बार इस पर कार्य किया जा रहा है यानी दो बार इस पर बल लग रहा है तो टोटल कार्य हो जाएगा 2QV एक चक्र में, और अगर n चक्र में किया गया कार्य मुझे निकालना तो हो जाएगा n इंटू 2QV, यानी n चक्र में किया गया टोटल कार्य क्या होगा? n इंटू 2QV, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जब ये वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो वृत्ताकार पथ में जब भी ये गति करेगा तो इसको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा वो इस चुंबकीय बल द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि चुंबकीय बल इसे वृत्ताकार पथ में गति कराता है। तो अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन r का जो मान होगा वो चुंबकीय बल QVB साइन थीटा के बराबर होगा। चूंकि थीटा का मान 90 डिग्री है, हमने पहले कहा था कि जो आवेश है उसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश कराया जा रहा है, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री है,
तो हमारे पास में आ जाएगा mv² अपॉन r बराबर qvb। यहां पर v से v कट गया तो आ गया mv अपॉन r बराबर qb। आप ध्यान से देखोगे तो वही समीकरण है जो हमने पहले पढ़ी थी, पिछले टॉपिक में जो आपने पढ़ी थी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति वाले टॉपिक में, ये वो का वही समीकरण। अब यहां से अगर मैं r का मान निकालूं तो r को इधर ले जाओ, qb को नीचे ले आओ, तो हो जाएगा mv अपॉन qb बराबर r। अगर मैं v का मान निकालना चाहूं तो इस qb को इधर ले आओ और m को नीचे ले आओ, तो v बराबर हो जाएगा qb इंटू r अपॉन m। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं और वेग भी निकाल सकते हैं। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमारे पास में आ जाएगी, आप देख सकते हो। फिर से मैं बता देता हूं कि जो चुंबकीय बल है वही अभिकेंद्री बल की तरह काम करेगा। थीटा का मान 90 है क्योंकि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इसलिए साइन 90 बराबर 1 होगा। ये यहाँ पर रखेंगे तो mv अपॉन r बराबर हो जाएगा qvb। v से v कट जाएगा तो mv अपॉन r बराबर होगा qb। इससे r का मान हम निकाल सकते हैं mv अपॉन qb और v का मान हम निकाल सकते हैं qb r अपॉन m। अब अगर मुझे यहां पर आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति निकालनी है तो हम सब जानते हैं v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v अपॉन आर। सो ओमेगा बराबर v का मान अगर मैं रखना चाहूं तो v का मान हमने देखा था क्या था, v का मान था qb r अपॉन m, और नीचे है r, r से r कट जाएगा तो ओमेगा बराबर हो जाएगा qb अपॉन m। ये होगी कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर हो गया कोणीय आवृत्ति। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और भी आगे चीजें हम समझने वाले हैं इसमें। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको, v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v अपॉन आर। ओमेगा बराबर qb r अपॉन m, तो r से r कट जाएगा तो आपके पास में ओमेगा बराबर हो जाएगा qb अपॉन m। अब अगर मुझे आवेशित कण की आवृत्ति निकालनी है तो कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति के मध्य एक संबंध होता है, आवर्तकाल के मध्य एक संबंध होता है। उस संबंध को हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। वो संबंध क्या है, तो हम कहेंगे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा टी। तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहां पर रख दीजिए टी बराबर 2 पाई, ओमेगा का मान अभी अभी हमने निकाला है क्यूबी अपॉन एम। इसको ऊपर ले जाओगे तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। और अगर अर्ध आवर्तकाल टी बटा 2 निकालना है तो इस 2 को नीचे ले आओ, तो आपके पास में आ जाएगा पाई एम अपॉन क्यूबी। इस तरीके से अर्धावर्त काल भी हम निकाल सकते हैं। इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा का मान रख दे तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई क्यूबी अपॉन एम। तो टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यूबी हो जाएगा, टी बाई 2 बराबर पाई एम अपॉन क्यूबी। ये बिल्कुल वही मान हमारे पास में आ रहे हैं जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे। अब अगर हम आवेशित कण की आवृत्ति की बात करें तो हम सब जानते हैं आवृत्ति जो एफ का मान होता है, एफ या एन का हो तो 1 बटा टी यानी आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आवर्तकाल का मान अभी अभी हमने देखा कितना है, 1 बटा 2 पाई एम अपॉन क्यूबी है। इसको ऊपर ले जाओगे तो आवृत्ति एफ का मान आ जाएगा क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। तो ये चीजें तो हम पहले भी निकाल चुके थे। अब अगर मैं गतिज ऊर्जा निकालना चाहूं, पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा का मतलब है पिंड की कुल ऊर्जा, जब वो पूरी कर चुका है गति, हमारे इच्छित वेग पर पहुंच चुका है, तो हम सब जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1 बटा 2 एम इंटू वी स्क्वायर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 एम। वी का मान कितना है, वी का मान है क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन एम का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। तो ई बराबर आपके पास में आ जाएगा 1 बटा 2 इंटू एम, क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर। ये एम से एक घात कट गई, तो ई बराबर आपके पास में आ गया 1 बटा 2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, लेकिन ये इसको ऊर्जा प्राप्त कहां से हुई, तो हम इसको जो ऊर्जा प्राप्त हुई इसकी गणना अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एक बार पहले वापस से हम इस ऊर्जा को समझ लेते हैं। कण की जो आवेशित कण की जो वी वेग पर ऊर्जा होगी वो होगी 1 बटा 2 एम वी स्क्वायर। यहाँ पर v का मान अगर हम रखें तो v का मान है क्यू बी आर अपॉन एम, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। 1 बटा 2 एम तो ऑलरेडी है हमारे पास में, यहाँ पर m से एक घात m की कट जाएगी, आपके पास में जो रहेगा वो हो जाएगा 1 बटा 2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। लेकिन ये ऊर्जा इसे प्राप्त कहां से हुई है, तो हम कहेंगे चूंकि कण एक चक्र में 2 बार इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, 2 बार आकर्षित हो रहा है तो 2 बार ऊर्जा में वृद्धि होगी। v वोल्ट के विद्युत स्रोत द्वारा q आवेश पर जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं q इंटू वी। ठीक है, चूंकि एक चक्र में 2 बार ऊर्जा ग्रहण कर रहा है इसलिए हो जाएगा 2 QV एक चक्र में।
अगर n चक्र लगाएगा तो हो जाएगा n इंटू 2qv। तो जो कुल ऊर्जा है वो हमें कहां से प्राप्त हो रही है? विद्युत स्रोत से प्राप्त हो रही है। विद्युत स्रोत द्वारा जो ये किया गया कार्य है यानी n इंटू 2qv, यही ऊर्जा E में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ऊर्जा E का जो मान है वो n इंटू 2qv के बराबर होना चाहिए। तो n इंटू 2qv बराबर E का मान है 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन m। यहां से अगर मैं इस 2qv को नीचे ले आऊं तो n बराबर हो जाएगा 1/4। 2 नीचे आ गया तो 1/2 इंटू 2 1/4। q से एक q तो कट गया है, तो q इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन m इंटू v। ये जो v है ये वोल्ट का है। तो n चक्कर के बाद में, या हम कहें कि अगर विद्युत क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान b, त्रिज्या r और वोल्टेज v हो, तो m द्रव्यमान और q आवेश, m द्रव्यमान वाले q आवेश के इस त्रिज्या के पथ में पहुंचने पर n चक्कर हो जाएंगे। r त्रिज्या के पथ में पहुंचने पर n चक्कर, यानी आपको त्रिज्या पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इतने चक्कर हो चुके हैं। या हम ये कहें कि चक्कर आपको पता है कि इतने चक्कर लग चुके हैं, तो आप त्रिज्या बता सकते हैं कि इस त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में यह अभी होगा। और उस हिसाब से हम ऊर्जा में परिवर्तन, अगर हमें चक्रों की संख्या पता चल जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन हम निकाल सकते हैं कि कितनी ऊर्जा में वृद्धि हुई है, क्योंकि n इंटू 2 इंटू क्यू इंटू वी। प्रोटॉन हमने लिया है तो प्रोटॉन का आवेश रख दीजिए, कितना वोल्टेज लगा है वो रख दीजिए, और n चक्रों की संख्या आपको पता चल गई है तो वो आप रख दीजिए, तो आपको कुल ऊर्जा E का मान पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम उस प्रोटॉन या अन्य आवेश जिसकी ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हैं, n चक्रों के पश्चात उसकी ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा ये ज्ञात कर सकते हैं। अब साइक्लोट्रॉन का जो उपयोग है वो कहां पर होता है ये हमें देखना, और इसकी क्या सीमा है। सबसे पहली बात तो ये जो साइक्लोट्रॉन है वो हल्के आवेशित कणों को की ऊर्जा में वृद्धि नहीं कर सकता है, क्योंकि उन पर सापेक्षिकता का प्रभाव पड़ता है। सापेक्षिकता का प्रभाव क्या है? देखिए, किसी भी कण का जो गतिशील अवस्था में द्रव्यमान होता है m, वो विराम अवस्था में द्रव्यमान m0 से इस सूत्र द्वारा संबंधित है। और इस सूत्र को आप देख रहे होंगे तो इसमें पता चल रहा होगा कि वेग v का मान जितना ज्यादा होगा, गतिशील अवस्था में उसके द्रव्यमान पर जो प्रभाव होगा वो उतना ही ज्यादा पड़ेगा, यानी प्रभाव द्रव्यमान जो है वो उतना ही ज्यादा बदल जाएगा। और अगर द्रव्यमान बदल गया तो E बराबर 1/2 mv स्क्वायर में आप देखेंगे कि वेग का मान तो बढ़ रहा है और उसकी वजह से ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान m के वजह से भी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ऊर्जा में परिवर्तन किस समय कितना हो गया। यानी कि इच्छित परिवर्तन का जो आवेश है वो हमें कितने वेग पर या कितनी त्रिज्या के पथ पर या कितने चक्करों के बाद में प्राप्त होगा ये हम नहीं बता पाएंगे। तो इस पर सापेक्षिकता का प्रभाव होता है, इसलिए इच्छित मान की ऊर्जा वाला आवेश प्राप्त करके उसे प्रक्षेपित करना संभव नहीं है। दूसरा यह है कि ये अनावेशित कणों को भी त्वरित नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि D1 और D2 के बीच में ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वो केवल इस धनावेशित और ऋणावेशित भाग D1 और D2 में से किसी एक के धनावेशित और दूसरे के ऋणावेशित होने की वजह से हो रहा है। और ये धनावेशित और ऋणावेशित भाग यानी D1 और D2 किसी आवेशित आवेश को ही आकर्षित कर सकते हैं, उसके वेग में ही वृद्धि कर सकते हैं, उसमें ही त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं, उस पर ही बल लगा सकते हैं। अगर मैं इनके बीच में न्यूट्रॉन रख दूं तो न्यूट्रॉन ना तो धनावेश से प्रतिकर्षित होगा, ना ऋणावेश से आकर्षित होगा, ना धनावेश से आकर्षित होगा, ऋणावेश से प्रतिकर्षित होगा, ना ही ये आकर्षित होगा, ना ही ये प्रतिकर्षित होगा, और नहीं आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं होगा तो इस पर बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी। यानी साइक्लोट्रॉन से किसी अनावेशित कण यानी न्यूट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब इसके उपयोग क्या है? अगर आपको इच्छित मान का, इच्छित ऊर्जा का आवेशित कण प्राप्त हो जाए तो उस आवेशित कण की बौछार आप नाभिक पर करा करके नाभिक की संरचना ज्ञात कर सकते हो, नाभिक से उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर सकते हो। इन त्वरित कणों को आप किसी पदार्थ में यानी ठोस में रोपित कर सकते हो, जिसे हम मादन करना कहते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थों की जांच में, रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अगर